नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संग्रह शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश एसआई 2021 में पूछे गए जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ में हम आपको बताएंगे, जिसमें इस श्रृंखला का पहला भाग है। हम 10-10 प्रश्नों के माध्यम से आपको 2021 दरोगा में पूछे गए सभी जीएस के प्रश्नों को कराने का प्रयास करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अगर बात करें हम जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में, तो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जितने व्यक्ति निवास करते हैं तो उसे उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में, तो वह होगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 32 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने? 32। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,297। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं दिल्ली में। अगर यही आंकड़ा राज्यों का लगाया जाए, तो राज्यों के आंकड़े की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो हमारा बिहार राज्य है। कौन सा है? बिहार। अगर बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो हम आंकड़े आपको प्राप्त करा रहे हैं वह 2011 की जनगणना के अनुसार है। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया। अगर हम बात करें अनुसूचियों के संदर्भ में, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें संपत्ति अधिग्रहण या कहें जमींदारी प्रथा या भूमि सुधार के संबंधी प्रावधान जोड़े गए। यह पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। अगर बात करें 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में राजनीतिक पार्टियों में नेताओं द्वारा दल बदल को रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसी से संबंधित है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। और 11वीं अनुसूची में प्रावधान किसका है? तो 11वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। किसका? पंचायती राज व्यवस्था के गठन या कहें पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप संबंधी प्रावधान है। अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो जिला स्तर, एक ब्लॉक स्तर या कहें तहसील स्तर, तीसरा है ग्राम स्तर। अगर पहले स्तर की बात करें जिला स्तर की, तो जिला स्तर का जो मुखिया होता है वो जिला अध्यक्ष होता है, जो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। ब्लॉक या तहसील की बात करें तो इसमें एक ब्लॉक प्रमुख होता है, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ग्राम का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है, जो क्षेत्र के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगर हम बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। और सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 के दशक में राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो हमारा प्रश्न होगा 11वीं अनुसूची का, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया था? 1992 में। अगर बात करें हम अपनी अगली 12वीं अनुसूची के संदर्भ में, तो 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नगर प्रशासन का। नगर प्रशासन का उल्लेख है। तो नगर प्रशासन को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? 74वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही नगर पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 74वें संविधान संशोधन के तहत। अगर बात करें अपने अगले तीसरे प्रश्न के संदर्भ में, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय वन सेवा को
तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब जोड़ा गया? अगर बात करें अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में, तो अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 312 के तहत किसे मिला है? राज्यसभा को। राज्यसभा किसको मिला है? राज्यसभा को। तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है? 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है राज्यसभा? नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है अनुच्छेद 312 से। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में राज्यसभा द्वारा कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? 1966 में जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहले बात करेंगे परमहंस मंडली के संदर्भ में। तो परमहंस मंडली की स्थापना दुर्गाराम मेहता, कौन? दुर्गाराम मेहता और दादोबा पांडुरंग जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा की गई। दादोबा पांडुरंग जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा की गई। परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य जातिवाद को समाप्त करना और जातिवाद के द्वारा जो छुआछात जैसी अनैतिक और अधार्मिक जो मान्यताएं जन्म ले चुकी थी उन्हें समाप्त करना था। जो अनैतिक कर्मकांड थे उन्हें समाप्त करना और उनका विरोध करना परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था। अगर बात करें परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई, तो यह है मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करता है तो उसे कितने वर्ष की कैद और जुर्माना शामिल है? हम बात करेंगे इस प्रश्न के संदर्भ में। इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कोई भी अश्लील कृत्य करता है या अनैतिक कृत्य करता है तो उसे कितने वर्ष का मतलब कैद किया जाएगा, उसे कितने वर्ष की जेल दी जाएगी? तो 1 वर्ष की जेल दी जाएगी। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की जेल, और उसमें कुछ जुर्माना भी शामिल हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के दौरान बीरशैव लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी करते समय हमारी तर्क शक्ति तेज होनी चाहिए। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे हम बात करें अपने पहले ऑप्शन मकलीपुत्र गौसल के संदर्भ में, तो मकलीपुत्र गौसल के द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? आजीवक संप्रदाय की। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर बात करें महावीर स्वामी के संदर्भ में, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। किसके हुए? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, जिन्होंने जैन धर्म को प्रसिद्धि दिलाई और एक बड़े धर्म के रूप में स्थापित किया। अगर बात करें, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात करें तीसरे ऑप्शन के संदर्भ में, आदि गुरु शंकराचार्य। यह 7वीं ईस्वी में एक महान धर्मार्थ व्यक्ति थे जिन्होंने अनीश्वरवादी धर्मों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त कर सनातन धर्म या कहें वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया। किसने किया? आदि गुरु शंकराचार्य ने। अगर ये 3 ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर क्या है? बांसबन्ना। तो बीरशैव या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बांसबन्ना ने। यह कर्नाटक की भूमि का प्रमुख धार्मिक आंदोलन था। यह कर्नाटक की भूमि का प्रमुख धार्मिक आंदोलन था। हमारा अगला प्रश्न है 7वां, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो संविधान सभा में केटी शाह के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई, लेकिन यह जुड़वाने में असफल रहे। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे, तो नहीं थे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में इनका कोई स्थान नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में, तो इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। किसके में? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ऐसा भी कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन की संपूर्ण जो रचना थी वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही की गई थी। अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मूल संविधान में नहीं थे, तो कहाँ से ग्रेड किए गए? तो यह यूएसएसआर से ग्रेड किए गए, सोवियत संघ रूस से। जब यह ग्रेड किए गए तब इनकी संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु मौलिक कर्तव्य जोड़कर 2002 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। अगर बात करें वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है।
तो हमारा प्रश्न था मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। किसके? 42वें संविधान संशोधन के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी भाषा के सर्वप्रथम उदय के संदर्भ में बात करेंगे। अगर बात करें सभी भारतीय भाषाओं की जो जननी भाषा है वह कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन भाषा या कहें मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन भाषा अगर कोई है तो वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा बनी? पाली। और पाली भाषा से उदय हुआ किस भाषा का? प्राकृत भाषा का। अगर हम बात करें वेद, उपनिषद और जितने भी वैदिक काल से संबंधित ग्रंथ हैं उनका जो लेखन किया गया वो किस भाषा में? संस्कृत में। और गौतम बुद्ध के जितने भी ग्रंथ थे या बौद्ध कालीन जितने भी ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए? पाली में। और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो अपने उपदेश थे वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। और जैन धर्म के ज्यादातर जो ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत। और प्राकृत भाषा से कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश भाषा बनी। और अपभ्रंश में से एक अपभ्रंश था सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का उदय हुआ। अगर हम बात करें, दोबारा आपको रिपीट करके बताऊं, संस्कृत भाषा, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश और अपभ्रंशों में से कौन सा अपभ्रंश था हिंदी का? सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी भाषा का उदय हुआ। अगर हम बात करें अपने प्रश्न से संबंधित, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अगर बात करें हिंदी के आदि कवि की तो ये चंद्रबरदाई को कहा जाता है। चंद्रबरदाई के द्वारा हिंदी का पहला ग्रंथ लिखा गया जिसे हम पृथ्वीराज रासो कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो कहते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी में लिखा गया पहला ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय की संपूर्ण जीवन का उल्लेख है या कहें उनके जीवन पर लिखी हुई यह पुस्तक है। पृथ्वीराज या कहें चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के मित्र थे और उनके दरबार में एक महान कवि भी थे। हम बात करेंगे अपने 9वें प्रश्न के संदर्भ में। किसी न्यायालय द्वारा जब अपराध के लिए किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अब पुलिस तो उसे अपराधी कहती है, लेकिन न्यायालय जब तक किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर देता तब तक वह उसे क्या कहता है? अभियुक्त कहता है। क्या कहता है? अभियुक्त। लेकिन पुलिस तो उसे क्या कहती है? अपराधी कहती है। ठीक है। लेकिन जब वह दोषी घोषित हो जाता है तो न्यायालय उसे क्या? अपराधी या दोषी घोषित कह सकता है यहाँ। ठीक है। अपराध अगर घोषित हो गया तो उसे दोषी या अपराधी कहा जा सकता है। ठीक है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भाधान पूर्व या प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब लागू किया गया? अगर बात करें प्रश्न के संदर्भ में तो यह प्रश्न कहता है कि गर्भ धारण करने से पूर्व, ऐसा कह सकते हैं पहले, या गर्भ धारण करने के बाद। ठीक है। बच्चा पेट में आ जाए उसके बाद। ठीक है। तो जैसे प्रसव होने वाला है, बच्चा जन्म लेने वाला है, उससे पूर्व और बाद में अगर कोई भी व्यक्ति लिंग की जांच कराता है, यह देखता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वह लड़का है या लड़की, तो इसे समाप्त करने के लिए, ठीक है, लिंग जांच को समाप्त करने के लिए 1994 में एक अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1994 में एक अधिनियम लाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं? गर्भाधान पूर्व प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम। ठीक है। तो इसके तहत कन्या जो भ्रूण था उसकी जांच पर प्रतिबंध लगा दिया गया और दंड भी दिए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है। हमारा अंतिम प्रश्न था, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भाधान पूर्व या प्रसव पूर्व निदान तकनीकी कब लागू हुई? तो 1994 में लागू हुई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रतियोगी परीक्षा से संबंधी प्रश्न उपलब्ध कराते रहेंगे। जय भारत माता की।